नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, एलन गोल्डमैन की हाउ टू एनालाइज पीपल। मतलब कोशिश ये रहेगी कि हम लोगों के व्यवहार को थोड़ा बेहतर समझें, वो छोटे छोटे संकेत पकड़ना सीखें जो अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। और इसकी शुरुआत शायद थोड़ी अजीब लगे, पर खुद को समझने से होती है। क्या ये सच है? मतलब दूसरों को समझने के लिए पहले खुद को जानना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, ये तो मतलब नींव है। समझिए, सोचिए ना, अगर हमें अपने ही पूर्वाग्रह, अपने डर, अपनी कमजोरियां, इनके बारे में पता ही नहीं है तो हम दूसरों को कैसे देखेंगे? हम तो बस अपनी ही चश्मे से देखेंगे ना, और वो अक्सर सही नहीं होता। खुद को जानने से ना, एक तो चीजें साफ दिखती हैं और दूसरा सहानुभूति आती है। सहानुभूति, हाँ। जो दूसरों को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अपने ब्लाइंड स्पॉट्स पहचानना, आप कह सकते हैं। शायद बाहर देख सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज की बात करें, ये कितनी अहम है। किताब में ऑक्यूलेसिक्स का जिक्र है, आंखों की भाषा। बॉडी लैंग्वेज तो बहुत ही अहम है। और आंखें आंखें तो बहुत कुछ कहती हैं। ऑक्यूलेसिक्स, हाँ, वो इसी की पढ़ाई है। कोई आपको कैसे देख रहा है, नजरें मिला रहा है या नहीं, घूर रहा है, कनखियों से देख रहा है, हाँ, या नजरें चुरा रहा है। ये सब इशारे हैं, रुचि है, बेचैनी है, आत्मविश्वास है, या शायद कुछ छुपा रहा है। किताब में पुतलियों के फैलने का भी जिक्र है, जो अक्सर गहरी रुचि दिखाता है। अच्छा। हाँ, पर एक बात ध्यान रखनी होगी, ये कोई 100% पक्का विज्ञान नहीं है और संस्कृति का बहुत असर पड़ता है। जैसे किताब कहती है, फिनलैंड में नजरें मिलाना आम है, पर जापान में ज्यादा घूरना वो अच्छा नहीं मानते, शायद गुस्से का संकेत। ओके, सांस्कृतिक फर्क भी है। अच्छा, आंखों के अलावा बॉडी का पोस्चर, मतलब खड़े होने का ढंग, किताब में मिररिंग की बात है, वो क्या है? हाँ, मिररिंग, ये दिलचस्प है। मतलब जब हम अनजाने में सामने वाले के हाव भाव या पोस्चर की नकल करने लगते हैं, ये अक्सर दिखाता है कि एक तालमेल बन रहा है, एक कनेक्शन। हाँ हाँ, अनजाने में। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि इससे सिर्फ तालमेल पता नहीं चलता, बल्कि विश्वास भी बनता है। किताब कहती है कि अगर आप थोड़ा ध्यान से करें तो सामने वाला ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस कर सकता है। अच्छा। हाँ, और वैसे ही जैसे खुली मुद्रा, हाथ खुले रखना वगैरह, वो आत्मविश्वास दिखाता है, जबकि हाथ बांधना या पैर क्रॉस करना वो थोड़ा बंद, शायद डिफेंसिव होने का संकेत हो सकता है। और वो एमी कड़ी वाली बात भी है शायद, पावर पोजिंग। हाँ बिल्कुल, किताब उसका भी जिक्र करती है कि कैसे जानबूझकर कॉन्फिडेंट पोज बनाने से असल में हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। तो ये तो हुए बाहरी संकेत, लेकिन इनके पीछे की वजह, जो अंदर चल रहा है। किताब एंथनी रॉबिन्स की 6 मानवीय जरूरतों की बात करती है ना? बिल्कुल, ये 6 जरूरतें मतलब हमारे लगभग हर काम, हर फैसले के पीछे होती हैं। निश्चितता यानी सिक्योरिटी, अनिश्चितता यानी कुछ नयापन, वैरायटी, महत्व मतलब इंपॉर्टेंट फील करना, जुड़ाव या प्यार, विकास मतलब ग्रो करना, और योगदान यानी दूसरों के लिए कुछ करना। 6 जरूरतें। हाँ, और हर इंसान में इनका मिक्स थोड़ा अलग होता है। किसी के लिए शायद सुरक्षा सबसे जरूरी है, तो किसी के लिए रोमांच। ओके। अगर हम समझ जाएं कि सामने वाले की मुख्य जरूरत कौन सी है, तो हमें उसकी प्रेरणा, उसकी प्रायोरिटीज का अंदाजा लग जाता है। क्या ये जरूरतें बदलती भी हैं या फिक्स रहती हैं? किताब कुछ कहती है इस बारे में? किताब सीधे तौर पर तो ज्यादा नहीं कहती, पर इशारा यही है कि हाँ, ये बदल सकती हैं। मतलब जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर अनुभवों के साथ प्रायोरिटीज बदल सकती हैं। बचपन में शायद जुड़ाव ज्यादा जरूरी हो, बाद में शायद महत्व या योगदान। ये बदलता रहता है। दिलचस्प है। और ये जरूरतें हमारे रिश्तों में, हमारी बातचीत में कैसे दिखती हैं? वो ड्रामा ट्रायंगल वाली बात भी है किताब में। हाँ, ड्रामा ट्रायंगल स्टीफन कॉपमैन का मॉडल है। ये बहुत काम का है। ये दिखाता है कि मुश्किल हालात में, झगड़ों में लोग अक्सर 3 भूमिकाएं अपना लेते हैं। सताने वाला, पर्सिक्यूटर, जो इल्जाम लगाता है, पीड़ित, विक्टिम, जो बेचारा बना रहता है, लाचार, और बचाने वाला, रेस्क्यूअर, जो बिना पूछे मदद करने कूद पड़ता है और प्रॉब्लम बनी रहती है। ऑफिस में देखा है ये तो। हाँ बिल्कुल होता है। कोई हमेशा शिकायत करता है, पीड़ित, कोई हमेशा सलाह देता है, बचाने वाला, और बॉस शायद डांटता है, सताने वाला। किताब समझाती है कि ये भूमिकाएं असल में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने देती, ये गहरी असुरक्षाओं से जुड़ी होती हैं। तो फिर इसका हल क्या है? इससे बाहर कैसे निकले? हाँ, हल भी बताया है, विनर्स ट्रायंगल। ये ज्यादा हेल्दी तरीका है। इसमें पीड़ित की जगह होता है संवेदनशील इंसान, जो साफ बताता है कि उसे क्या चाहिए, कैसा महसूस हो रहा है। बचाने वाले की जगह होता है देखभाल करने वाला, जो सुनता है, पूछता है कि मदद चाहिए या नहीं।
ओके। और सताने वाले की जगह होता है दृढ़, असर्टिव इंसान, जो अपनी बात रखता है, अपनी सीमाएं बताता है, पर सम्मान से। इससे बात बनती है, बिगड़ते नहीं है। समझ गए। तो अगर हम सब जोड़ें, खुद को समझो, बॉडी लैंग्वेज देखो, ज़रूरतें पहचानो, बातचीत के पैटर्न्स देखो, तो क्या हम लोगों को समझ जाएंगे? मतलब क्या ये इतना आसान है? कहीं हम लोगों को बस लेबल तो नहीं कर देंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये सवाल बहुत जरूरी है। किताब भी यही कहती है, ये सिर्फ इशारे हैं, समझने के औजार हैं, किसी पर ठप्पा लगाने के लिए नहीं। हर इंसान वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। सही बात है। किसी एक संकेत या मॉडल से उसे पूरा नहीं समझा जा सकता। ये तकनीकें हमें बेहतर सवाल पूछने में, ध्यान से सुनने में, गहरी समझ बनाने में मदद कर सकती हैं, पर इस्तेमाल हमेशा सोच समझकर, खुले दिमाग से करना चाहिए। पूरी तस्वीर देखना जरूरी है। तो ये समझ बढ़ाने के लिए, जजमेंट पास करने के लिए नहीं। बिल्कुल। और यहीं पर एक आखिरी सवाल आता है हम सबके सोचने के लिए, कि हम इस जानकारी का इस्तेमाल नैतिक रूप से कैसे करें। कैसे पक्का करें कि हम इससे लोगों को बेहतर समझने, उनसे जुड़ने, सहानुभूति रखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि बस उनको कैटेगरी में डालने या उनका फायदा उठाने के लिए। ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सवाल है, इस पर सोचना चाहिए।